नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ दी टेस्ट सीरीज़ ऑफ जीएस स्कोर, जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। मींस दिस इज़ दी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़। इसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी 100 क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स विच विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स दी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द लूपस। यानी कि लूपस क्या है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है इट इज़ द ऑटो इम्यून डिजीज सीन अमंग द चिल्ड्रंस एज बिलो द 12th ईयर। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ द ऑटो इम्यून डिजीज बट इट्स नॉट बिलो द 12 ईयर चिल्ड्रन। एक्चुअली जो फ्रॉम 12 to 45 एज के जो लोग हैं, इट इज़ regarding them. Next is has been listed as the critical illness by the insurance companies in India. So this statement is also incorrect because this is not the critical illness. यानी कि ये जो डिजीज़ है लूपस डिजीज़, इसको हमने अभी क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट में नहीं रखा हुआ, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द थर्ड इज इट इज़ incurable and can cause the major oral disorder. This statement is correct. अभी इस डिजीज़ का कोई भी हमें क्योर नहीं मिला हुआ है. Okay, and the next is May 10 is celebrated as the World Lupus Day. This is also correct. May 10 is celebrated as the World Lupus Day. तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट है, उस थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ऑन दैट वी हैव ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. अगर लूपस की बात की जाए तो लूपस बेसिकली क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये डिजीज़ है जिसमें जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन जनरेट हो जाती है. ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन जनरेट हो जाती है. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको. और बेसिकली ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो बेसिकली खुद ही उससे लड़ने लगता है. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट इसमें होता है क्या है, जो फेशियल हेयर्स हैं, ठीक है, जो आपके फेस में क्या होते हैं, आपके फेस में रैशेस पड़ जाते हैं. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, रिगार्डिंग दिस डिजीज़ फेस में क्या पड़ जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको. ठीक है, और नेक्स्ट बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. इट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम known as the Shigella, which attacks the digestive system and cause the bloody diarrhea. It spreads by the close contact of the infectious persons and lead to the death. Several cases of this have been found in the South India. यानी किस डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें ये भी बता रहे हैं कि बेसिकली इसमें बेसिकली इट इज़ कॉज्ड बाय दी बैक्टीरिया नोन एज द शिंगेला. तो एक्चुअली जिस डिज़ीज़ की हम बात करें, इट इज़ द टोमेटो फीवर. टोमेटो फीवर के जो केसेस हैं उसको साउथ इंडिया में कई सारे मिले हुए थे. वाई इट इज़ कॉल्ड दी टोमेटो फीवर, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी जो स्किन है उस स्किन में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स. ठीक है, यू गोइंग टू हैव द ब्लिस्टर्स ऑन योर स्क्रीन एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो ब्लिस्टर्स हैं, द ब्लिस्टर्स लुक्स लाइक द टमाटो, रेड टमाटो. तो इस वजह से इस फीवर को हम लोग क्या कह रहे हैं, टमाटो फीवर. तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट इज मार्स इज द ओनली प्लानट आफ्टर द अर्थ हैविंग द ट्रेस ऑफ द वाटर ऑन इट्स सरफेस. यानी कि मार्स जो है सिर्फ एक प्लानट है, उसके बाद ओनली प्लानट है जिसपे क्या मिले हैं, वाटर के कुछ न कुछ हमें पार्टिकल्स मिले हैं सरफेस पे. तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ठीक है, हमें अपने करेक्ट फाइंड करना. तो दिस स्टेटमेंट इज मार्स पे हमें वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स मिले हुए हैं, ये पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट इज द फिनोमिना लाइक द वोल्केनिक इरप्शन एंड द अर्थक्वेक टेक प्लेस ऑन द मार्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मार्स पर क्या है, जो भी वोल्केनिक इरप्शंस हैं इसके भी कुछ फिनोमिनाज मिले हुए हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो अर्थक्वेक हैं इसके भी कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं कि वहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको. सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द मार्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन अर्थ. दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि अगर अर्थ पर एक बेसिकली अर्थक्वेक आए और इन कंपेयर टू इफ़ वी हैव अ अर्थक्वेक ऑन द मार्स, सो देयर विल बी मोर डिस्ट्रक्शन इन द मार्स. ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही है. मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लानट. ठीक है, वाई रेड प्लानट, एक्चुअली मार्स में इन मार्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा था. तो एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आयरन से जब वाटर मिला, सो दिस अ रेड कलर जनरेट हुआ. सो दैट्स वाई इट लुक्स लाइक अ रेड. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अबाउट द सुपर मैसिव ब्लैक होल. यानी कि जो कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है रिगार्डिंग द सुपर मैसिव ब्लैक होल. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है
that Milky Way has a supermassive black hole in its galactic center. तो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। जो हमारी मिल्की वे है, हमको पता है हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। तो उस मिल्की वे की गैलेक्सी के बीच में हमें अभी एक होल मिला हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, गैलेक्टिक सेंटर। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और बोलते हैं इसी को ही हम लोग ब्लैक होल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर सारा मास जो होता है किसी भी गैलेक्सी का वो कंसनट्रेटेड होता है। सो यू शुड नो फ्रॉम हेयर, यू शुड नो दिस थिंग फ्रॉम हेयर। फिर बात करते हैं Sagittarius A is a black hole 6.5 billion times massive as the sun. This is also correct. And the third option is the theory of the relativity lead to the discovery of the black hole. This is also correct. Black hole बताया मैंने, जैसे एक बड़ा सा एक छोटा सा मास होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मास केंद्रित होता है, ठीक है ना, और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि इवन द लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ब्लैक होल। The fourth statement is it forms from the remnant of the large planet that dies in the supernova explosion. एक्चुअली जो ब्लैक होल होता है जिसकी यहाँ पर भी बात की जा रही है, ठीक है, सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में, तो बेसिकली इट इज़ नॉट फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द लार्ज प्लानट, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द लार्ज स्टार, ठीक है। जब लार्ज एक कोई स्टार होता है वो स्टार ख़त्म होता है, ठीक है, देन द सुपर मैसिव ब्लैक होल फॉर्म्ड। तो बेसिकली इट इज़ नॉट फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द लार्ज प्लैनेट, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द लार्ज स्टार। तो दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन पूछा था गलत है, तो डी ऑप्शन इज़ दी रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट question number 5 is the NATO is the system of the collective security provided by the member countries to each other against the third party, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए, क्या नाटो के बारे में जो बात की जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नाटो भी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नाटो का जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल कंट्री हम पे अटैक करती है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द अटैक ऑन ऑल द नाटो मेंबर्स। सो दिस ऑप्शन इज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ द ट्रंकिन इनिशिएटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नाटो, ठीक है। सो बेसिकली अगर इसकी बात किया जाए तो द थिंग इज़ कि दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो ट्रीटी ऑफ ड्रंकलिंग हुई थी, इसी ने ही नाटो का इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था इन द ईयर ऑफ द 1949। तो ये पता होना चाहिए कि 1949 4 अप्रैल 1949 में नाटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ द ड्रंकलिंग। तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्रेजेंटली द नाटो हैज़ द 30 यूरोपियन मेंबर्स कंट्री साइंड रेटिफाइड बाय द ट्रीटी। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज करेंटली अगर बात किया जाए तो नाटो के जो मेंबर हैं वो 30 मेंबर तो हैं, बट 30 मेंबर में अगर बात किया जाए तो उसमें से जो 28 हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। 28 जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, और 2 जो हैं उसमें से एक हमारा है यूएसए और दूसरा है कनाडा। तो नाटो में 30 तो मेंबर हैं, पर तीनों जो 13 मेंबर हैं ये सारे यूरोपियन मेंबर कंट्रीज से नहीं आते। दिस यू शुड नो। 28 कम्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, 1 इज़ यूएसए एंड अनदर इज कनाडा। तो दिस यू शुड नो, इट इज़ द मिलिट्री अलायंस, ठीक है। एंड एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी द फिनलैंड एंड द स्वीडन, ठीक है, दीज बोथ कंट्रीज हैव अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द नाटो, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। तो यहाँ से देखा जाए तो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मीन्स 1 and 2 is correct. Option C is the correct answer. The next is with reference to the उज्ज्वला स्कीम consider the following statement, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट द वेस्ट बंगाल हैज़ द लीस्ट यूजेस ऑफ द क्लीन फ्यूल फॉर द कुकिंग। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। वेस्ट बंगाल में भी क्या है कि जो क्लीन फ्यूल का यूजेस है वो काफ़ी कम है, ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ओके, and the next statement is the scheme is implemented by the Ministry of the Women's and the Child Development. Actually this statement is wrong because the Ujjwala scheme is not implemented by the Ministry of the Women and Child Development, but this scheme is implemented by the Ministry of the Petroleum and Natural Gas.
दिस यू शुड नो, दिस स्कीम जो है उज्ज्वला स्कीम जो है इट इज़ प्रमोटेड बाय द implemented by the Ministry of the Petroleum and the Natural Gas. So second statement is wrong. Third is it aims to provide the clean fuel, cooking gas and the connections in the name of the women of the house. This statement is correct कि जो भी connection है it will be provided on the name of the women of that house. ठीक है, so as to promote the women empowerment. ठीक है, so from here statement 1 and 3 is correct. तो option जो 6 का हो जाएगा वो correct option A हो जाएगा. The seventh is the first Amrit Sarovar has been inaugurated recently. Which of the following state in India have initiated this scheme? So जो अमृत सरोवर है, ठीक है, तो इसको बेसिकली किसने इनिशिएट किया है, ठीक है, तो ये बात कर रहा है. सो एक्चुअली द यूपी गवर्नमेंट, तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूपी गवर्नमेंट ने अमृत सरोवर जो स्कीम है वो इंडिया का पहला अमृत सरोवर स्कीम को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है इन दी रामपुर जो एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे एक पॉन्ड है, ठीक है, उस पॉन्ड में इसको बेसिकली इनॉग्रेट किया है, जिसमें इस पॉन्ड को क्या किया गया है, इस पॉन्ड को रिवाइव किया गया है. तो ये पता होना चाहिए कि इस पॉन्ड को रिवाइव किया गया है और इसी को नाम दिया हुआ है अमृत सरोवर, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे 75 टोटल जो पॉन्ड्स हैं उसको रिवाइव किया जाएगा, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेडिशन लॉ इन इंडिया. सेडिशन इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड द देशद्रोह, ठीक है. यू शुड नो द IPC सेक्शन 124A, ठीक है, इन IPC सेक्शन 124A IPC 1860 इसमें बात किया गया है किसके बारे में, सेडिशन के बारे में बात किया गया है IPC सेक्शन में, ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है. तो हम बात करेंगे, पहला लिखा हुआ है इन इंडिया सेडिशन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेल ओवर द फ्रीडम स्ट्रगल्स बाय द ब्रिटिशर्स. दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो सेडिशन लॉ था इट वॉज इंट्रोड्यूस टू कर्टेल और टू प्रिवेल द फ्रीडम स्ट्रगल. जो भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे बाय द फ्रीडम फाइटर्स, उनको बंद करने के लिए ये सेडिशन लॉ लाया गया था. सो दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा है कि लेकिन हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है. नेक्स्ट बात क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट्स स्कोप लिमिटेड बाय कंसिडरेशन ऑफ द क्लास ओनली व्हेन इट्स लीड्स टू द वायलेंस. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है कि बेसिकली जो भी सेडिशन लॉ है वो लगाया जाएगा तब जब इट लीड्स टू द वायलेंस, अगर कहीं पर वायलेंस हो रहा है, ठीक है, तो ऑन दैट कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, सेडिशन लॉ को अप्लाई किया जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज सेडिशन कम्स अंडर द स्ट्रिंजेंट लॉ लाइक द अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. जो सेडिशन है इट इज़ द डिफरेंट लॉ और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है इट इज़ द डिफरेंट लॉ, ठीक है. तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्टेट कैन कंसिडर गिव हेट स्पीच अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज द क्राइम अंडर द सेडिशन लॉ. दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि इफ़ यू आर गिविंग द हेट स्पीच अगेंस्ट द गवर्नमेंट सो इट कुड बी टर्म्ड एज दी सेडिशन. तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हमने एक गलत स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है. दिस इज़ रिगार्डिंग द सेडिशन लॉ, ठीक है. और बाकी एक केदारनाथ की रूलिंग आई थी, ठीक है, केदारनाथ की रूलिंग आई थी, ठीक है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिकली कि जो IPC सेक्शन 24A है दैट इज़ द सेडिशन, तो उसको अपहेल्ड कर दिया था कि ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर में, विद रेफरेंस टू द सैंड माइनिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है. सैंड माइनिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है. पहला बात कर रहा है, ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि हाई कोर्ट हैज़ अपहेल्ड the mandate that the use of the manufactured sand in the construction activities. ठीक है, इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. देखिए आपको पता होना चाहिए एक नया सैंड आया है या एक नया सैंड हमने बात कर रहे हैं यहाँ पर. द नेम ऑफ द सैंड इज़ द मैन्युफैक्चर्ड सैंड, ठीक है. इस सैंड को खुद बनाया गया हुआ है क्योंकि सैंड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है सैंड माइनिंग की वजह से, तो एक सैंड बनाया गया है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, ठीक है. तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है बट कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है. अभी हाई कोर्ट ने ये मैंडेट दे दिया गया, मद्रास हाई कोर्ट ने ये मैंडेट दिया हुआ है, ठीक है, बट अभी इसको कम्प्लीटली इम्प्लाई नहीं किया हुआ है. तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन इशू
the trial against the case of the illegal sand mining. ठीक है, this is correct option. जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है can initiate the trials. The third is the illegal sand mining in the riverbed comes under the state government administration. This is also correct कि अगर illegal sand mining हो रही है तो it comes under the state government administration. So from here 2 and 3 is the correct option. देन बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल डेटा पॉलिसी. तो आपको पता है कि 2020 में नेशनल डेटा पॉलिसी आई थी. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला लिखा हुआ है अंडर दिस पॉलिसी द डेटा सेंट्रल पार्क हैव बीन प्रपोज टू सेटअप फॉर द हाई डेटा स्टोरेज नीड. ये भी सही है कि तो 2020 में जो नेशनल डेटा पॉलिसी है जिसमें बताया गया है कि जो भी डेटा सेंटर पार्क हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो डेटा स्टोरेज की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए. तो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द डेटा सेंटर आर डिक्लेयर्ड एज द एसेंशियल सर्विस अंडर द पॉलिसी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो क्या होंगे, डेटा सेंटर विल बी कंसिडर्ड एज द एसेंशियल सर्विसेज. ठीक है, इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, कि ये किसका इनिशिएटिव है, दिस इज द इनिशिएटिव्स ऑफ द आत्मनिर्भर भारत. तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है. तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, जब कभी भी कोई बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को क्या करता है, लैंडिंग करता है. ठीक है, सो दैट लैंडिंग इज टर्म्ड एज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. यानी कि वो पहले से डिसाइडेड है कि उसको इस सेक्टर में क्या करनी है, उसको इस सेक्टर में लैंडिंग करनी है. ठीक है, तो दिस रेफर्स टू एज दी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो पहला लिखा हुआ है दैट दे आर द टेम्परेरी लैंडिंग्स बाय द कॉमर्शियल बैंक टू दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. यानी कि ये क्या है, टेम्परेरी लैंडिंग है बाय द कॉमर्शियल बैंक टू दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है. कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम टेम्परेरी लैंडिंग करते हैं किसको, जो भी टेम्परेरी लैंडिंग करते हैं कॉमर्शियल बैंक टू दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको टेम्परेरी लैंडिंग की जाती है. ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं द सेंट्रल बैंक हैज़ अलाउड द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स टू tap loans to the microfinance institute. This is also correct. Commercial banks have led to at least 40% of their loans to the प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या है, करेक्ट है. कि जो भी बेसिकली कॉमर्शियल बैंक है वो अपनी जो भी लैंडिंग करेंगे यानी कि जो लोन देंगे उसमें से 40% से उन्हें कहाँ देना है, इन दी प्रायोरिटी सेक्टर बेसिकली सेगमेंट. फिर बात करते हैं द फोर्थ इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड टू दी NBFC दैट इज दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. दिस इज इनकरेक्ट. ये यहाँ तक भी एक्सटेंड करती हैं. तो इसने पूछा था कौन से इनकरेक्ट है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन. 12 बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ बात करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको समझना है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, दो चीज़ के बारे में. कॉमर्शियल बैंक जो है उनकी जो लैंडिंग है प्रायोरिटी सेक्टर की वो 40% है. पर जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, उनकी जो लैंडिंग है प्रायोरिटी सेक्टर की वो 75% की हैं. तो ये दो चीज़ें यहाँ से आपको पता रहनी चाहिए. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जो है करेक्टली मैच्ड हैं. ठीक है, पहला लिखा हुआ है न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियोलियस. तो ये बेसिकली इसके बारे में क्या लिखा है, तो जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, स्टोरेज फूड्स वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है द फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड. ठीक है, इसका ये जो इस्तेमाल करते हैं, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, राइबोज सिंथेसिस. ठीक है, राइबोज सिंथेसिस. तो राइबोज सिंथेसिस में काम आता है क्या, न्यूक्लियल्स. तो न्यूक्लियस का काम क्या है, राइबोज सिंथेसिस. ठीक, फिर बात करते हैं दैट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ द लिपिड में काम आता है और स्टेरॉइड्स और प्रोटीन ये है. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो हैं ये क्या है? साइट ऑफ द राइबोसोम सिंथेसिस। तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली जो वैक्यूल्स हैं उसका काम क्या है? ये वाला, दैट इज स्टोरेज ऑफ द फूड, वाटर एंड दी अदर वाटर वेस्ट मटेरियल। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो वैक्यूल्स का काम है वो कौन सा वाला था? ये वाला था। और जो न्यूक्लियस का इनका काम था, ये कौन सा था? द साइड ऑफ द राइबोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। तो जो दूसरा पेयर है वो क्या है? करेक्ट है। तो 12 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी लूनार सॉइल। लूनार सॉइल का मतलब क्या है? जो मून की जो सॉइल है, ठीक है। तो मून की सॉइल के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला लिखा हुआ है द सॉइल इज एविडेंट ऑफ द बेसाल्टिक एंड द एंथ्रो एनोर्थोसाइट रॉक, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ऑन द ल्यूनार सरफेस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि जो सन की जो सॉइल है, दैट इज़ द ल्यूनार जो सॉइल है, ठीक है, वो क्या है? वो एक कॉम्बिनेशन है किसका? बेसाल्टिक एंड एनोर्थोसाइट रॉक का, फाउंड ऑन द ल्यूनार सरफेस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर लिखा हुआ है द लूनर डस्ट इज जनरली फाइनर मटेरियल देन द लूनर सॉइल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन कि जो लूनर जो डस्ट है, सन की जो सरफेस की जो डस्ट है, उसकी सॉइल से क्या है? फाइनर पार्टिकल्स हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल लाइफ एंड द प्लांट कैन ग्रो इन द लूनर सॉइल। तो जो बायोलॉजिकल लाइफ है और प्लांट से क्या वो ग्रो कर सकते हैं? तो दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर 1, 2 एंड 3 सारे जो ऑप्शन हैं वो हमारे क्या हैं? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। तो जो राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी आया था, तो इसके रिगार्डिंग जो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो कौन सा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। पहले लिखा था स्टेट्स कैन रिजर्व द सीट्स फॉर द स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट इन कंसिडरेशन टू द पर्सन विद द डिसेबिलिटी, यानी कि जो स्टेट है वो बेसिकली सीट्स को रिजर्व कर सकता है रिगार्डिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इज प्रपोज्ड अंडर द पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, जैसे 2016 वाला भी, तो उसमें इस बारे में बात किया गया था कि जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट आया था तो उसमें 2016 में उसमें बात किया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट को हम सेटअप कर सकते हैं जो कि जो ग्रीवेंसेस हैं उसको हेयर करेगा रिगार्डिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो देखा जाए दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज आर नॉट अंडर दी IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी जो बर्ड स्पीसीज़ है वो नहीं है। तो एक्चुअली ये जो तीनों बर्ड स्पीसीज़ हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में है, पर जो हनी काइट है ये IUCN की रेड लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है that the capturing, killing and poaching and tourism are strictly prohibited in these areas। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो भी कैप्चरिंग, किलिंग या पोचिंग जो है, पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, ठीक है। तो वो क्या है? कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये चीज़ सही है बिल्कुल। नेक्स्ट इज जो लिखा हुआ है दैट पक्का मलाई गंगा वरम हिल्स आर रिसेंटली डिक्लेयर्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडर दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो है, ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एक्ट ये डिक्लेयर नहीं हुई है, ठीक है। जो पक्का मलाई गंगावरम जो हिल है, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन दी ईस्टर्न घाट, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन दी ईस्टर्न घाट एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको क्या किया गया है? इसको हमने क्या किया है? इसको प्रपोज किया है एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए अगर हम प्रोटेक्शन लेवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा एक होता है सबसे पहले प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, फिर आपका आएगा नेशनल पार्क, और फिर आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्या होगा, अगर बायोस्फीयर रिजर्व को हटा भी दें हम, तब ये क्या है, ये प्रोटेक्शन का लेवल है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन का एक लेवल है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें विद रेफरेंस टू दी प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक। तो यहाँ पर बात किया है that Tata Advanced System Limited is the first Indian company to manufacture such vehicles। ये सही है। तो ये जो प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है, ये एक तरह का व्हीकल है, यानी ये एक बड़ी बड़ी जीप है, इट इज़ अ बिग जीप, ठीक है ना, विच विल बी यूज्ड बाय द मिलिट्री पर्सनल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ रिटन दैट बेसिकली it can travel the high altitude areas and under severe temperature conditions। this is also correct कि ये कई सारे उसमें काम कर सकती है। The third statement is the Ministry of the Defence is responsible for the manufacturing, testing and the allocation of these vehicle। actually जो Ministry of Defence है ये इसकी functioning में नहीं involved है, the DRDO, ठीक है, दिस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है ये इसकी फंक्शनिंग और टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। सो फ्रॉम हियर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज दी करेक्ट। तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। फिर 18 बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने वीपीएन का कई बार इस्तेमाल किया होगा, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है। तो पहला बात कर रहा है दैट वीपीएन इनक्रिप्ट्स योर कनेक्शंस टू द प्राइवेट प्रोवाइड ग्रेटर प्राइवेसी एंड हाइड्स द डिजिटल एक्टिविटीज़ ऑफ द यूज़र। ये स्टेटमेंट सही है कि जो वीपीएन है वो क्या करता है, वो आपका जो सोर्स है कि आप कहाँ से कोई चीज़ ब्राउज कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आपकी जो प्राइवेसी है उसको क्या करता है, वो और अच्छा कर देता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज it protects the user's data only under the private network and not the public Wi-Fi network। this statement is incorrect। जो VPN है वो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, अगर आपने VPN ऐप इंस्टॉल करके रखी है तो वो आपका जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करता है, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिटी को कंसील करके रखता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन हमारा सिर्फ 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 19 बात करें विद रेफरेंस टू द डीएनए एनालिसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डीएनए के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। पहले लिखा हुआ है अबाउट 99.9% ऑफ द ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसेस आर द सेम इन एवरी पर्सन, ठीक है। तो ये जो बात है ये क्या है, ये करेक्ट है कि जो भी 99.9% जो ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो सारे लोगों का क्या है, सेम है। नेक्स्ट इज डीएनए फॉलोज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड मेक द आइडेंटिकल कॉपीज़। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये एक मेथड तो है पर, ठीक है, बट इसका जो इस्तेमाल है वो डीएनए सैम्पलिंग के लिए करते हैं, ठीक है, टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है ना। इट इज़ नॉट यूज इन दी बेसिकली इट इज़ नॉट यूज टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। वो बेसिकली मल्टीप्लाई कॉपी को मल्टीप्लाई करने में उसका इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द थर्ड स्टेटमेंट इज द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्स टू जनरेशंस आर द एग्जांपल ऑफ द डीएनए कॉपिंग। यानी कि डीएनए कॉपिंग क्या है, जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो ये क्या है, ये बेसिकली डीएनए की कॉपिंग है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मूव फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है ना, इट हैपन थ्रू द जीन्स। तो ये कैसे होते हैं, फ्रॉम द जीन्स, ठीक है। तो उस हिसाब से ये थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। द फोर्थ इज द डीएनए सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो डीएनए सैम्पलिंग है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ की जाती है। सो हेंस फोर्थ द ऑप्शन 1 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें दोनों स्टेटमेंट 1 और 4 इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रूनिंग सीन इन द रिसेंटली। जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है प्रूनिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, तो प्रूनिंग क्या है, तो प्रूनिंग क्या है बेसिकली इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ ट्री, शर्ब्स, ड्राइंग और डाइंग ड्यू टू द पेस्ट और द डिजीज़। तो ऑप्शन जो है इसका 20 का जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर कोई किसी भी पेड़ का कोई भी पार्ट जो है ख़राब हो रहा है या ड्राई हो रहा है या डाइंग हो रहा है, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, उसको कट करके हटा देते हैं। सो दिस मेथड इज़ नोन एज द प्रूनिंग। सो आपको यहाँ से इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रूनिंग, टू कटिंग अ पार्ट ऑफ अ ट्री सो दैट टू सेव द होल ट्री। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 21 के बारे में। 21 क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें बात कर रहा है कि कौन सा जो है आर इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसमें से जो कौन सा है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, यानी कि बाकी जो है करेक्टली मैच्ड है, हमें इनकरेक्टली वाला फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होगा इरेवडी डॉल्फिन जो है ये म्यांमार में मिलेगी। ठीक है, जैसे म्यांमार में जो मेकोंग जो रिवर है वहाँ पर मिलती है। तो देखा जाए तो दूसरा जो है वो हमारा जो दूसरा है वो तो हमारा पक्का पक्का क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हम अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्यूटा प्रोपाइस। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको की नियर मिलती है। तो ये भी क्या है, ये भी स्पीशीज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको की नियर मिलती है, ये सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑर्का। ठीक है, ये मिलती है अंडमान सी में, क्या नहीं, दिस इज़ इनकरेक्ट। एक्चुअली दी ऑर्का इज़ नॉट फाउंड इन दी अंडमान। ठीक है, इट इज़ फाउंड नियर दी यू कैन से दी नॉर्वे और अलास्का। ठीक है, और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये यहाँ 3 जगह मिलती है। ठीक है, ये स्पीशीज़ ये अंडमान सी में नहीं मिलती। तो यहाँ से देखा जाए ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 3 इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बुद्धिज्म। ठीक है ना, तो बुद्धिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला बोल रहा है द महायान बुद्धिज्म इज पॉपुलर अमंग द मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, जो महायान बुद्धिज्म है वो साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, जैसे मलेशिया हो गया, ठीक है, और बेसिकली थाईलैंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, म्यांमार हो गया, यहाँ पर बुद्धिज़्म वियतनाम में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि मंगोलिया हैज़ अराउंड 70% ऑफ द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। जो मंगोलिया है वहाँ पर 70% ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है मंगोलिया में। एक्चुअली दिस इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मंगोलिया में क्या है, मंगोलिया में 70% नहीं है, इट इज़ नियर अबाउट 54%, 54.50% जो है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, वो इट इज़ इन कंबोडिया। कंबोडिया में जो 96% जो लोग हैं, ठीक, 96.80 इतने परसेंट जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं। उसके बाद आता है थाईलैंड का नाम, जहाँ पर 92% जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और फिर उसके बाद आता है म्यांमार का नाम। ठीक है, म्यांमार में 79% लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट को फॉलो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो देखा जाए तो जो बी ऑप्शन था वो क्या था, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन जो लिखे हुए हैं कि अशोका ने रिलीजन को बढ़ाया बाहर में टू एम टू कन्वर्ट द पीपल टू द बुद्धिज्म, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द स्तूपा अवेलेबल आउटसाइड इंडिया आर द बिल्ड बाय द अशोका। तो अशोका ने क्या किए थे, द ही मेड द स्तूपा आउटसाइड द इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा हुआ है द इलेक्शन कमीशन कैन डी रजिस्टर द फॉल्टी पॉलिटिकल पार्टीज। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। मैंने बताया था कि द इलेक्शन कमीशन बेसिकली इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, किसी भी पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन कैन रजिस्टर अ पार्टी अंडर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन कैन रजिस्टर द पार्टी बट इट कैन नॉट डी रजिस्टर द पार्टी। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 इज द गवर्निंग लॉ फॉर द राइट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द वोटर्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो भी वोटर्स हैं एंड द पॉलिटिकल पार्टीज both are governed under the representation of the people act of 1951. Take next is under the section 24A of the RPA act there is no legal inquiry for the funding of the political parties up to 20,000. so this is also the correct option. ठीक है, so यहाँ पर बात करेंगे, so B will be the correct option 23B. but you need to put attention here, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि बेसिकली अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आया था, इन दैट इट इज़ सेड दैट अप टू 2,000 रुपीज़। ठीक है, ये 20,000 का जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कितना, 2,000। सो अप टू, अगर इफ़ यू आर हैविंग द डोनेशन ऑफ अप टू 2,000 रुपीज़, सो दिल बी नो इंक्वायरी, नो लीगल इंक्वायरी रिगार्डिंग दैट। उससे ज़्यादा करोगे तो दिल बी
लीगल इंक्वायरी। ठीक है, सो ये क्या है 23 का हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द 24 इज रिगार्डिंग द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, पहला बात कर रहा है दैट Karnataka topped the ranking among all the state and union territory. So actually it is not the Karnataka, it is the Tamil Nadu which topped the state food safety index of 2021-2022. So this statement is incorrect. Next is it has been developed by the FSSAI, that is the Food Safety Standard Authority of the India. This is correct option. And the third is the initiative named the Ayush Ahar has also been launched for the food safety in India. ठीक है, so this is also the correct option, जो आयुष आहार है। ठीक है, this scheme is also launched for the food safety in India. So from here option number 2 and 3, that is the B, is the correct option. Next is with reference to the National Financial Reporting Authority, consider the following statement. So we have authority here, that is the National Financial Reporting Authority. ठीक है, now it is the statutory agency for auditing and accounting of the standard in India. यानी कि ये जो बॉडी है वो क्या करेगी, अकाउंटिंग करेगी, ऑडिटिंग करेगी फॉर ऑन दी स्टैंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली अगर बात किया जाए इसके बारे में, ठीक है, सो इट इज़ नॉट टोटली करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। दिस बॉडी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, ठीक है, बट it is not the statutory body, you need to put the focus here, it is the independent agency. ठीक है, it is independent agency, ठीक है, which is set up under the कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो 2030 के कंपनी के एक्ट में इसका एनरोलमेंट किया गया, तो इट इज़ नॉट द स्टैट्यूटरी बॉडी। सो फ्रॉम हियर द ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैज़ बीन सेट अप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एज आई टोल्ड यू, दिस इज द correct option because the National Financial Reporting Authority is set up under the Companies Act. It is the independent agency. ठीक है, next is it keeps the count of the financial statements of both the listed as well as unlisted companies. This is also the correct option. So from here 2 and 3 is the correct option. So the B will be the correct option. Next is consider the following statement regarding the पेटेंट्स राइट इन इंडिया। पेटेंट राइट आपको पता है, पेटेंट राइट एक्ट, पेटेंट्स दिए जाते हैं if you have invented something or you have owned it, so you are going to have the patent। ठीक, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला लिखा हुआ है दे आर गवर्नड बाय द इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि जो भी पेटेंट राइट इंडिया में प्रोवाइड किया जाते हैं दे ऑल आर गवर्नड अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट in 1970, under 1970. Next is the medicines and the pharmaceuticals products are not included under the act. This is basically the correct option। जो भी मेडिकल्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द पेटेंट्स। सो बेसिकली ये अच्छी बात है, इफ़ दे विल बी इंक्लूडेड अंडर पेटेंट तो वो महंगे हो जाएंगे और ज़्यादा, तो इसलिए दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द पेटेंट। नेक्स्ट इज इंडिया इज ऑल्सो द सिग्नेटरी ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर सारे करेक्ट ऑप्शन है, सो नन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ट्रिप्स? ट्रिप्स इज द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे which of the following statement is correct regarding the PD-1 therapy seen in the news recently? So PD-1 therapy ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। what is the PD-1 therapy? तो ये है क्या, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए यहाँ से कि PD-1 थेरेपी क्या है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये कैंसर ट्रीटमेंट में क्या करती है, PD-1 थेरेपी जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, तो ये चीज़ पता लेनी चाहिए। दिस इज द प्रोटीन बेस्ड थेरेपी अलाउइंग द T cells यूजेस फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। सो 27 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट वी हैव मैनी थिंग, वी हैव द कीमोथेरेपी, ठीक है, वी हैव द रेडियोथेरेपी, ठीक है, और कई सारे हम ओरल ड्रग्स लेते हैं। सो वी हैव मैनी थेरेपी। सो उसी सीक्वेंस में वी हैव PD-1 थेरेपी। एक्चुअली ये काफ़ी इफेक्टिव है, जिसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 27 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग आर कंसिडर एज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आपको पता है कि फॉरेस्ट से कई सारी चीज़ें मिलती हैं, फॉरेस्ट से कई सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें बात किया गया कि उन चीज़ों को हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लगता कौन है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, जो ST ट्राइब्स हैं,
उनका हक होता है कि इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर। बोला है कि कौन सा है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए कि कौन सा जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी महुआ फ्लावर, दिस इज दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यस दिस इज दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देन सॉल्ट ट्री, दिस इज ऑल्सो, आंवला इज ऑल्सो, एंड देन तेंदू लीव्स ऑल्सो, बैम्बू एंड टी एंड स्पाइसेस, एवरीथिंग इज दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच इज लिस्टेड हेयर। तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सारा क्या है जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीव है दैट इज दी तेंदू लीव। ठीक है, तो तेंदू लीव इज वेरी इंपॉर्टेंट लीव। ठीक है, बेसिकली इज दिस लीव इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड। ठीक है, ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी मेडिसिनल यूज़ भी है, तो ये चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए। बाकी जितना भी है जो टी है, इवन दी कॉफ़ी हो गया, आपका रबर प्लांटेशन हो गया, ये माइनस सारा जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब इसको जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ के जो एसटी ट्राइब्स हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा है मानस नेशनल पार्क हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वन हैंड राइनो इन इंडिया। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो वन हैंड राइनो है ये आसाम में मिलते हैं, और आसाम में वर्ल्ड का 90% नियर अबाउट जो है वो राइनो मिलता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट इन दी मानस। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये इट इज़ इन दी काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बेसिकली ये भी आसाम में है, वहाँ पर मिलता है वर्ल्ड का 90% ऑफ दी राइनो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, तो ये यहाँ से करेक्ट है। ठीक, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं द राइनो रिलोकेशन प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द इंडियन राइनो विजन 2020, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वी हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडियन राइनो विजन 2020 है। ठीक है, जो कि स्टार्ट किया गया था, जो ये विज़न था इंडियन राइनो विज़न 2020। ठीक है, इसको जो स्टार्ट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 2006 में, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या बात, जो नंबर ऑफ राइनोज़ हैं उनको हमको बढ़ाना है, तो ये यहाँ से जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफिस रिकरिंग स्कीम। देखिए स्कीम है हमारे पास, द नेम ऑफ द स्कीम इज द पोस्ट ऑफिस रिकरिंग स्कीम। ठीक, तो इस पोस्ट ऑफिस रिकरिंग स्कीम के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, पहले लिखा हुआ है द स्कीम हैज़ दी हाई इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इन दी इंडिया। तो जो पोस्ट ऑफिस रिकरिंग जो स्कीम है इसमें हाई इंटरेस्ट रेट है, ये सही है। हमारे यहाँ जो बैंक होते हैं जो सेविंग अकाउंट पर नियर अबाउट 2 to 2.5 जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, 2 to 2.5 इन दी सेविंग अकाउंट, तो उससे ज़्यादा मिलेगा किसमें, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग स्कीम में। सो दिस इज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला जो है वो क्या है, पहला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज इट्स इंटरेस्ट आर अकर्ड कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस, ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि जो भी इंटरेस्ट होगा पोस्ट ऑफिस रिकरिंग स्कीम में उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये भी सही है। नेक्स्ट इज द अमाउंट इन दी सेविंग अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी इनकम टैक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। आपका जो भी अमाउंट पड़ा है बेसिकली सेविंग अकाउंट में, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। ठीक, सो सारे स्टेटमेंट, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सारे स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें विद रेफरेंस टू दी प्रपोजल ऑफ द माइंस एंड द मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2021, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो माइंस और जो मिनरल का अमेंडमेंट बिल आया था उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले लिखा हुआ है द कोल माइनिंग इज लाइबल फॉर द 100% FDI इन इंडिया इनफ्लोज। जो कोल माइनिंग है उसमें हम 100% FDI प्रमोट कर सकते हैं, सो या दिस इज द ग्रेट ऑप्शन। जो कोल माइनिंग है उसमें हम 100% FDI को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और FDI भी पता होना चाहिए आपको, 2 रूट से आती है। ठीक है, एक आती है बेसिकली गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट और एक होती है ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक रूट में आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द माइनिंग लीज टू द गवर्नमेंट कंपनीज फॉर पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स। सो दिस स्टेटमेंट जो है इज ऑल्सो करेक्ट। जो गवर्नमेंट है एक्सटेंड कर सकती है माइनिंग लीज को अप टू 10 ईयर्स, सो द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, रिगार्डिंग द कोल माइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दी माइक्रो प्लास्टिक्स। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, जो
जो स्मॉल प्लास्टिक्स के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? लिखा हुआ है दी माइक्रो प्लास्टिक्स कैन इंटर द ह्यूमन बॉडी एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, या दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो माइक्रो प्लास्टिक है वो ह्यूमन ब्लड में अगर चला गया, ठीक है, अगर जैसे माइक्रो प्लास्टिक इफ इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ 2.5 बेसिकली 2.5 पीएम पार्टिकल है, ठीक है ना, तो बेसिकली 2.5 पीएम पार्टिकल्स है, तो ये क्या ब्लड में जा सकता है, तो ये क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है, ये ब्लड कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट इज दे कैन हैव द साइज अप टू 5 mm इन दी डायमीटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज दे आर गवर्न बाय द मेंबर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन दी मेराइन लिटर, ठीक है, तो बेसिकली अगर ये बात की जाए तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज दे कैन इवन फाउंड इन द स्नोफॉल इन अबाउट द साइज ऑफ द सीशम सीड, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो इट कैन फाउंड ऑन द स्नोबॉल, ओके। सो 32 करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। और बाकी जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं या जो भी माइक्रो प्लास्टिक है, इसका कई जगह भी यूज़ होता है, जैसे जो कमर्शियल यूज़ भी है, कई जगह टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं, तो क्लॉथिंग में यूज़ करते हैं, या जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बॉटल्स बनाने में और बाकी सारी चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, रिगार्डिंग द रोल ऑफ द international military councils on the climate and the security in Russia-Ukraine crisis, consider the following statement फॉर द कार्बन इमिशन इन द डिफेंस। तो डिफेंस में कार्बन इमिशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्या कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला बात कर रहा है कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द सीनियर क्लाइमेट एंड द सिक्योरिटी लीडर्स टू एसेस दी कार्बन फुटप्रिंट इन डिफेंस। देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन द क्लाइमेट एंड द सिक्योरिटी, तो इसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या पहला बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग दैट इट इज़ द नेटवर्क ऑफ द सीनियर क्लाइमेट एंड द सिक्योरिटी लीडर्स टू एसेस द कार्बन फुटप्रिंट इन, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, बिकॉज जो भी इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन द क्लाइमेट सिक्योरिटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इट इज़ दी अम्ब्रेला स्टैंडिंग नेटवर्क है, ठीक है, ऑफ द सीनियर मिलिट्री लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब, जो बेसिकली रेगुलरली मीट करेंगे ऑन द एनुअल वर्ल्ड क्लाइमेट सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज नॉट फॉर द सिक्योरिटी लीडर पर्पज, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द सेंटर फॉर the Center of the Climate and the Security serves as the secretariat for the IMCCS, that is the International Military Council on the Climate and the Security. This statement is the correct option. So from here the correct option will be 2 only, that is the B is the correct option, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द फास्ट रेडियो बर्स्ट सीन इन द न्यूज़। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट जो एक टर्म है, ये इससे हम क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया गया है कि दीज आर द ब्राइट फ्लैश ऑफ द लाइट दैट अपीयर्स फॉर द फ्यू मिली सेकेंड्स एंड देन वैनिश, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 34 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो भी फास्ट रेडियो बर्स्ट है, ये क्या है कि एकदम से लाइट आती है और फिर चली जाती है, बहुत ज़्यादा तेज लाइट, ठीक है। सो दिस टर्म इज़ नोन एज द फास्ट रेडियो बर्स्ट, ठीक है ना। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन दी 2007 में इसको डिस्कवर किया गया था, एंड टिल देन अभी तक इन दिस स्पेस, ठीक है, ये फिनोमिना जो स्पेस में है, वी हैव सीन 140 टाइम्स, तो 140 टाइम्स को हम डिस्कवर कर चुके हैं, तो दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लीगलाइज द मैरियाना लीगल फॉर द मेडिसिन यूज़। आपको पता है जो मैरियाना है, ठीक है, ये बेसिकली इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द मेडिकल पर्पसेज एंड ऑल्सो फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेज, ठीक है, बट इट इज़ बैंड इन दी मैनी कंट्रीज। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच कंट्री लीगलाइज दी बेसिकली द यूज़ ऑफ द marijuana फॉर द लीगल पर्पज, मीन्स फॉर द मेडिकल यूज़। सो एक्चुअली दिस इज नो अदर देन दी थाईलैंड। सो थाईलैंड ने क्या किया है, दी marijuana का जो यूज़ है वो मेडिकल पर्पज़ के लिए क्या कर दिया है, लीगल कर दिया है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। एंड बेसिकली इट इज़ दी ड्राइड लीव्स जो होती हैं, जो कैनाबिस, ठीक है, जो एक आपने नाम सुना होगा, दैट इज़ दी कैनाबिस सैटिवा, ठीक है। तो ये जो प्लांट है, इसका जो ड्राइड लीव है, इट इज़ नोन एज दी marijuana, ठीक। सो द थाईलैंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी
नेशनल कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्या है करेक्ट है रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. पहले लिखा हुआ है इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी मेड अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट 2005. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट है, ठीक है, इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड विच इज़ मेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट 2005 एंड दिस बॉडी सेट अप इन दी 2007. जो एक्ट था द एक्ट वाज ऑफ 2005. ठीक. नेक्स्ट इज that it can recommend the initiation of the proceedings in the violation of the child right cases. So this is also the correct option. So that कि अगर कोई भी child के right का violation हो रहा है, so the National Commission for the Protection of Child Right can initiate the proceedings. The third is the Children's in the Street Situation पोर्टल्स हैव बीन लॉन्च्ड अंडर दिस बॉडी. तो ये भी सही है. चिल्ड्रंस इन द स्ट्रीट क्या है, ये एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स में हैं, ठीक है, जो भी उनको प्रॉपर फंक्शनिंग जो भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या उनको प्रोवाइड किया जाए. ठीक है. और एक और पोर्टल है जैसे एक आपको पता होगा बाल स्वराज पोर्टल. ठीक है, बाल स्वराज पोर्टल. तो इस तरह का भी एक पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया था ताकि जो भी बच्चे हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए जो भी स्ट्रीट में है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ से लिखा है कि बात करेंगे तो यहाँ से बात करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है कौन से इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे करेक्ट हैं तो इसलिए डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 36 डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्या बात कर रहा है कि बैनिंग ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक्स कैन रिड्यूस द मैराइन लिटर पॉल्यूशंस अंडर द डीप ओशियंस. तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो ऑप्शन है, ये जो असरसन है, ये लिखा हुआ है, लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 4.8 to 12.7 मिलियन टन्स ऑफ द प्लास्टिक इंटर्स द ओशंस एवरी ईयर लैंड बेस्ड सोर्स. तो देखा जाए अगर यहाँ पर तो दोनों जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं. और जो ए है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर, सॉरी आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. तो यहाँ से देखा जाए 37 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज ए एंड आर बोथ आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. फिर हम बात करें 38 के बारे में. 38 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. यानी किसी कंट्री का अगर हमें इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है तो कौन सा जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हमें करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे. पहले लिखा हुआ है इंक्रीज कैपिटल गुड. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो कैपिटल गुड बढ़ाना पड़ेगा. येस, इफ़ यू वांट टू डू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, कैपिटल गुड आपको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा. नेक्स्ट, डिक्रीज इन दी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. देखिए, किसी भी कंट्री का ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, घटानी नहीं पड़ेगी. सो यहाँ से ये हो जाएगा इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल. यस, जब भी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेंगे एंड दिस विल लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द रेट ऑफ द पेट्रोलियम. रेट ऑफ पेट्रोलियम भी अगर बढ़ रहा है सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ द ग्रोथ बिकॉज भी हम उसको परचेज कर रहे हैं या खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, या फिर कैसे भी करके. सो दैट इज द थिंग. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ से देखा 38 सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. 39 बात करेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया. वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया पूछ रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रीमियम रेट एंड द इंश्योरेंस पेबल बाय द फार्मर शैल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. यानी कि जो भी एक्चुअल प्रीमियम है और जो इंश्योरेंस पेबल है बाय द फार्मर उसको शेयर किया जाएगा. उसका जो डिफरेंस है विल बी शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विल बी सिलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाया द बिडिंग. जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होगी इन दी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम विल बी सिलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज दी ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द नोटिफाइड एरिया आर ओनली लाइबल फॉर द क्लेमिंग द क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया. दिस इज ऑल्सो दी करेक्ट ऑप्शन. जो भी नोटिफाइड जो एरिया होगा वो सिर्फ क्या करेगा, जो क्लेम करेगा इंश्योरेंस को. तो देखा जाए सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. इसमें पूछा था कौन से इनकरेक्ट है, तो डी यानी कि नन ऑफ द अबव जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. बाकी जो इंश्योरेंस स्कीम है हमारे इंडिया में 4 तरह की इंश्योरेंस स्कीम है. द फर्स्ट इज़ दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. द सेकंड इज़ दी वेदर बेस्ड
क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसके बारे में मैंने अभी किया है, एंड द थर्ड इज़ दी कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, एंड द फोर्थ इज़ दी पायलट यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। तो ये 4 तरह की जो है वो इंश्योरेंस स्कीम है बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द फार्मर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेटेड फंड। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। पहले लिखा हुआ है कि इट इज़ दी फंडिंग प्रोजेक्ट्स इन दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट affected area to upgrade the 2G mobile networks to the 4G mobile network. So this is the correct option. तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा 40 का वो करेक्ट हो जाएगा कि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो फंड है ये क्या है, जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर क्या करना है, 2G मोबाइल एरिया है उसको अपग्रेड करना है टू दी 4G नेटवर्क। सो दिस इज दी फर्स्ट इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये पता होना चाहिए रिगार्डिंग दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 41 के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर द lab made molecules that mimics the actions of the hormones that controls the body stress response metabolism and the inflammation, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिकली एक स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ दी एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ठीक है। तो इसे पूछा कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ये बेसिकली जो स्टेरॉइड है ये इट इज़ फॉर द मेल टेस्टोस्टेरोन जो मेल के टेस्टोस्टेरोन है उसको लेवल को बढ़ाने के लिए ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड इसको दिया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ दी लैब मेड मॉलिक्यूल। तो ये सही है कि ये लैब मेड मॉलिक्यूल है, बट इट इज़ नॉट फॉर दी कंट्रोल्स द बॉडी स्ट्रेस, इट इज़ फॉर द मेल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन दी मेल्स। नेक्स्ट इज दीज स्टेरॉइड्स वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग दी कोविड ट्रीटमेंट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये कोविड के टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, ये क्या होता है कि मसल बिल्डिंग के लिए दिया जाता है। बाकी अगर कोई एल्डरली पेशेंट्स हैं उसको प्रॉब्लम्स हैं उसकी जॉइंट्स में उसके लिए दिया जाता है, या अगर किसी को वेट को गेन करना है तो उसके लिए दिया जाता है। तो ये इसके लिए यूज़ है, कोविड के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। पहले लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू बैन एनी ऐप और एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको राइट है किसी भी ऐप को, ठीक है, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में कर सकती है, बंद कर सकती है। जैसे चाइना की बहुत सारी ये भी ऐप बेसिकली हमने बंद की थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी आर डूइंग अंडर दी IT एक्ट। हमारे पास IT एक्ट है, IT एक्ट ऑफ 2000, तो उसके अंतर्गत हमारे पास काफ़ी सारे राइट हैं। नेक्स्ट इज द CERT is empowered to collect and analyze the disseminate the information on the cyber security incident. This is also the correct option, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और CERT फॉर्म क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। जो CERT है दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स team. Next is it is mandatory to report any breach of the cyber laws to the CERT within the 6 hours. This is also the correct option कि जो भी अगर कोई breach हो रही है किसी भी cyber law की, so we have to inform to the CERT, that is the Indian computer emergency response team within the 6 hours. सो सारे जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू दी करला केव्स इन दी महाराष्ट्र, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करला केव्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, क्या करेक्ट है, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है दैट the first is they are the Buddhist caves situated in the Nasik. Actually basically they are the Buddhist cave but they are not situated in the Nasik, ठीक है। तो they are situated near the Lonavala, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि they are the Karla caves are the Buddhist cave situated near the Lonavala. Next is the temple of the goddess Elvira is situated inside the cave associated with the coal community. So this is the correct option. Next is the cave contains the large rock cut chaityas in the world. This is also the correct option. So the
B will be the correct option. 2 and 3 is the correct option. And in Buddhism there are two things. The first one is the chaityas, इसका mention यहाँ पे किया गया है, and the second is the viharas. ठीक है, चैत्या क्या होते हैं? चैत्या जहाँ पर प्रे करते हैं उसको कहते हैं चैत्या, एंड विहारा जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो डिसाइड करते हैं, रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द विहारा. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपको पता होना चाहिए. तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं 44 के बारे में. इट इज़ विद रेफरेंस टू दी H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो जो H5N1 है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है. ठीक है, पहला लिखा हुआ है दिस वायरस इज़ फाउंड इन दी एवियन स्पीशीज नेचुरली एंड इट इज़ नॉट दी कम्युनिकेबल. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो वायरस है, ठीक है, इट इज़ दी कम्युनिकेबल डिजीज़. इट इज़ नॉट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये क्या है, बेसिकली ये डिजीज़ है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए. ये क्या है, बेसिकली डायरेक्ट कांटेक्ट से. ठीक है, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो उस डायरेक्ट कांटेक्ट से ये क्या है, ट्रांसमिट हो सकती है. तो ये क्या हो जाएगा, तो पहला है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है इट हैज़ माइल्ड सिम्टम्स एंड नॉन डेथ कॉजिंग इन दी ऑर्गेनिज्म. तो ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, माइल्ड सिम्टम्स नहीं होते, काफ़ी हार्श सिम्टम्स होते हैं विच कुड ऑल्सो लीड टू द डेथ. ठीक है, नेक्स्ट इज दीज वैक्सीन्स अगेंस्ट द फर्स्ट डेवलप्ड इन द 1950. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट. सो डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. तो बाकी मैंने बताया कि ये क्या है, इट इज़ दी बेसिकली इसकी जो मोर्टैलिटी रेट है, ठीक है ना, मोर्टैलिटी रेट यानी कि जो मृत्यु दर है वो कितनी है, इट इज़ नियर अबाउट द 60%. तो दिस यू शुड नो. तो सारे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट. 1, 2 and 3 is the correct option. Now 45 is the question that it is stating that with reference to the travel and tourism development index, those are the case, consider the following statement. So travel and tourism index के regarding which statement is the correct. ठीक है, तो पहला बात कर रहा है कि India has improved its rank and witnessed the improved tourism after the COVID times. ठीक है, तो बोल रहा है कि इंडिया ने टूरिज्म को क्या किया है, अपनी जो पोजीशन है टूरिज्म में यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में, वो क्या है, इम्प्रूव की है. तो एक्चुअली दिस इज़ दी रॉन्ग. इंडिया की जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है, और ज़्यादा डिटेरिएट हुई है, ख़राब हुई है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए यहाँ से कि इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है, इंडिया की पोजीशंस और ज़्यादा इसमें ख़राब हुई है. ठीक है, पहले जो इंडिया था, ठीक है, वो 46 पोजीशन पे था. अब इंडिया की जो पोजीशन है इट इज़ नियर अबाउट द 54 पोजीशन. ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़, ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ द एजेंसी मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग द रैंकिंग टू द कंट्रीज़. तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जो भी पोजीशनिंग जो है, रैंकिंग है, वो कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है. ये पता होना चाहिए. और ये जो रिपोर्ट है वो बाई एनुअली आती है, यानी कि 2 साल में एक बार आती है. नेक्स्ट इज इन द इंडेक्स पाकिस्तान हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द टूरिज्म ग्रोथ. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो इसमें पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है. सो ओनली वन विल दी इनकरेक्ट ऑप्शन. 46 बात करते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया इज़ द सिग्नेटरी टू द UN कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन. तो इंडिया क्या सिग्नेटरी है UN कन्वेंशन अगेंस्ट द बेसिकली अगेंस्ट द करप्शन. सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इंडिया इज़ दी सिग्नेटरी. कौन सा पूछ रहा है इसमें, कौन सा करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो इंडिया इज़ दी सिग्नेटरी टू द UN कन्वेंशन अगेंस्ट दी करप्शन. नेक्स्ट इज दी पब्लिक सर्वेंट इन इंडिया कैन बी पीनलाइज्ड फॉर द करप्शन अंडर दी इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, तो उसको चार्ज किया जा सकता है अंडर द IPC 1860. तो ये पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज दी बेनामी ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर एग्जेम्प्टेड for the women's names in the family. So this is incorrect option. Actually जो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट है इट इज़ ऑफ 1988. बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट आया था, दी प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन ऑफ 1988. इसमें बेसिकली विमेंस को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है. इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है सिर्फ जो भी अगर पर्सन है उसकी जो वाइफ है और अगर उसकी अनमैरिड डॉटर है. ठीक है, तो अनमैरिड डॉटर को और वाइफ को एग्जेम्प्ट किया गया, यानी कि अगर आपने अपनी
अनमैरिड डॉटर और वाइफ के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसको बेनामी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी और लड़की के नाम लिया है, वुमेन के नाम लिया है, तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो हो जाएगा वो करेक्ट, यानी सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द टर्म टोकनाइजेशन रिफर्स टू सी इन द न्यूज़। टोकनाइजेशन जो टर्म है जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। देखिए ये क्या है, टोकनाइजेशन कंटेन्स द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू इंटर ऑनलाइन वाया मेकिंग द पेमेंट फॉर दियर ट्रांजेक्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं सो वी नीड टू इंटर द ऑल द डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स सारी इंटर करनी पड़ती है। और टोकनाइजेशन में क्या है कि आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा एंड टोकन विल कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से 47 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। पहले लिखा है बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी द स्टेट्स हैव हैड पावर टू चार्ज टैक्स ऑन द सेल ऑफ द गुड्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कि बिफोर द जीएसटी स्टेट्स के पास क्या था, ये पावर थी कि वो चार्ज करते थे सेल ऑफ द गुड। नेक्स्ट इज द अल्कोहल exempted फ्रॉम द जीएसटी ओनली वन यूज फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज द करेक्ट। अल्कोहल जो वो उसको अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो इन सबको फ्यूल को, तो ये सब क्या है, ये सब जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। तो सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया उसके लिए, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। तो तीनों जो हमारे हैं वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रिगार्डिंग दी कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। तो आपको पता है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया है, तो ये चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए। तो कोऑपरेटिव के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट पूछा है कि विच ऑफ द, ठीक है, जस्ट मिनट, हाँ, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट लिखा है द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर सेटअप इन द रूरल एरिया एज द अपेक्स लेवल लैंडिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये करेक्ट है कि जो कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसको रूरल इंडिया में जो सेटअप किया है वो अपेक्स लेवल लैंडिंग स्ट्रक्चर के लिए ऐसे काम करते हैं, लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स कैन सोल्ड वाया द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। द थर्ड इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी इंक्वायरी, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सब्जेक्टेड हैं इंक्वायरी के, तो ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज द डेयरी एंड द एनिमल एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ आर मेजर कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो कोऑपरेटिव है उसका जो फॉर्मेशन किया गया है वो 97 उसको जो मेंशन किया गया है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, उसमें मेंशन किया गया है। बाकी जो 43B है, ठीक है, जो DPSP है हमारा 43B, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको पता रहनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ये जो हमारा 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो सी जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी गवर्नमेंट का जो एक प्लेटफॉर्म है दैट इज़, आपने नाम सुना होगा, इट इज़ दी जेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, दैट इज़ दी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं उसको सेल किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें इस वीडियो का, तो यहाँ पर लिखा हुआ विद रेफरेंस टू दी हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक कैंपेन है, इट इज़ दी हर घर दस्तक कैंपेन, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है दैट द वैक्सीनेशन ड्राइव्स विल कवर द चिल्ड्रंस फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है हर घर दस्तक में वो 12 to 18 ईयर्स के बच्चों को इंक्लूड करेगा। देन नेक्स्ट इज द हेल्थ मिनिस्ट्री is being supported by the UNICEF in this campaign, this is also the correct option, and this will be the school based campaign covering all the private and the government schools, this is also the correct। so सारे जो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक बात किया, नेक्स्ट वीडियो में हम 50 और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, एंड ट्राई टू स्प्रेड द चैनल एज मच एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।